अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और जितने लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में तो खैर ठंड के बड़े डेरे हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, क्योंकि मरी और गलियात और पहाड़ी इलाकों से तेज़ ठंडी हवाएं जो हैं वो इस तरफ तो बहुत तेज़ी से आती हैं। तो यहाँ वाले तो जो हैं वो ठिठर के बस बेचारे हीटर के आगे बैठे हैं। कई जगहों पर गैस आती है और कई जगहों पर गैस नहीं आती, तो वो भी एक अलग अलमिया है हमारा कि अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि गैस की तो शॉर्टेज है मुल्क में पूरे में। और ये आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गैस जो है उसमें कमी आती रहेगी। तो उसका हम सबको मिलकर सोचना है और उसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी, कल भी हम ज़िम्मेदारी की बात कर रहे थे, एहसास ज़िम्मेदारी की, और आज भी एहसास ज़िम्मेदारी की बात करेंगे कि उसके लिए हमें ये चीज़ करनी है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं, अगर वहाँ पर गैस का हीटर चल रहा है तो आप उस गैस के हीटर का इस्तेमाल करें। अगर कमरा खाली है, कोई उस कमरे में नहीं बैठा, तो इसलिए ना उस गैस के हीटर को चलने दें कि भाई जब हम जाएंगे कमरे के अंदर तो कमरा बड़ा गर्म होगा। तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, हमें करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने आई एम श्योर आती होंगी, मेरे भी सामने आई। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आई और उसका ताल्लुक़ है फेथ से, यकीन से, आपके बिलीफ सिस्टम से। तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे तो खैर पढ़ के बड़ी अच्छी लगी और मुझे दोबारा एक चीज़ रीइटरेट हुई मेरे सामने कि यकीन और बिलीफ, फेथ आपका, आप कोई भी काम कर रहे हो और बहुत वो मुश्किल हो और आपको ऐसा लगे कि इसमें शायद आप कामयाब ना हो सकें या इसमें शायद आपको पता ना चले कि हम क्या कर रहे होंगे या हम वहाँ तक मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप यकीन के साथ वो काम करेंगे तो आप यकीन जानिए कि वो काम जो है आप यकीन के साथ करेंगे तो आपको मंजिलें और आप पूरा जो जिसको कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, कायनात, उस चीज़ को आपको आप तक पहुंचाने में लगा देगी। और मेरे कान में हमारे प्रोड्यूसर साहब की शरारत भी आ जाती है कभी कभी, उन्होंने कहा खलाई मखलूक तो खलाई मखलूक हो गई या डिवाइन फोर्स हो गई या यूनिवर्स की फोर्सेस हो गई, वो सब आपको उस फेथ, अगर आप फेथ के साथ उस राह पर चलेंगे तो फेथ के साथ आपको उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देंगे, मंजिल मकसूद जिसको कहते हैं। तो ये था जी फेथ वगैरह का मामला। मैं आपको जल्दी से वेदर बता देती हूँ, उसके बाद कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हमने रखी हैं, वो आपको दिखाएंगे। और हीटर के ही हवाले से पहली वीडियो भी हमारी हीटर के हवाले से है और उसमें उस वीडियो में एक आयरनी भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आपको मैं मौसम की सूरत हाल से आगाह कर देती हूँ। इस्लामाबाद से अगर हम आगाज़ करें, इस्लामाबाद में सर्दी का एक अलग लेवल होता है और वो फील्स लाइक वाले मामले ज़्यादा होते हैं, चाहे इतना ठंडा टेम्परेचर हो या ना हो, फील्स लाइक ज़्यादा लगता है हमेशा। कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर बादल हैं जी। फिर जी लाहौर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और पार्टली क्लाउडी है, यानी कि जुज़वी तौर पर मतलब आलूद है। फिर कराची, अवैस का शहर, शहर कायद, एक ही जुमले में मैंने दोनों के नाम ले दिए। देखें अवैस को हम कितनी इज्जत देते हैं कि नहीं देते, ये अवैस को गवाही देना आप लोग सारे। कराची कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा जी 23 डिग्री सेंटीग्रेड और वो भी पार्टली क्लाउडी है। फिर जी पेशावर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में क्वेटा की बात अगर हम आपसे शेयर करें तो कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नज़र आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है और क्वेटा भी पार्टली क्लाउडी है। तो ये हमारे मौसम का हाल अहवाल हो गया है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो कि है एक हीटर के हवाले से, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम अपने घरों की कंफर्ट में बैठ के बड़े आराम से तनकीद कर लेते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हमारे तबके पे टैक्स लगा दिया तो मेरी आमदन में कमी हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन असल में जिसके लिए काम होना चाहिए वो तबका है जिसकी अभी आपको हम वीडियो दिखाने लगे हैं। और ज़रूरत इजाद की माँ है। एक तो ये भी है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है या कोई वसाइल आपके पास कम है तो फिर आप अपने लिए रास्ते तलाश कर लेते हैं, आपका दिमाग चलने लग जाता है और आप अपने लिए इजादात करने लग जाते हैं। तो एक तो इसमें ये एंगल है। और दूसरा ये कि वसाइल की शदीद कमी कह लें या उसको आप कह लें कि किस कदर जो है वो तफरीक है वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये पाकिस्तान का सिर्फ नहीं है हाल, ये पूरी दुनिया का ऐसा ही है कि पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। ये ज़रा वीडियो देखें नाजरीन, फिर इस पर आपसे भी हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ये शख्स है और ये जा रहा है अपनी साइकिल पे और ये देखें आगे इसने अपने आग लगाई हुई है तो एक तो ये है कि इसकी जहानत को आप दाद दें कि इसने अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपनी कंफर्ट के लिए साइकिल के आगे आग लगाई हुई है और ये साइकिल चलाता जा रहा है।
तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी बात है। लेकिन दूसरी बात फिर वही है कि जो मतलब इस वीडियो को बनाने वाला शख्स है, ज़ाहिर है वो गाड़ी के अंदर बैठा है तो उसकी गाड़ी में हीटर भी होगा, लेकिन ये शख्स जो बाहर है, जिसकी वीडियो बन रही है, जिसकी हम जहानत की दाद दे रहे हैं, जिसकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी की दाद दे रहे हैं, उस शख्स के पास तो हवा लग रही है ठंडी, उसको सर्दी महसूस हो रही है, तो उसने आगे आग लगाई हुई है। तो ये है जी तफरीक रिसोर्सेज की, चाहे वो, और ये खैर दुनिया का निज़ाम है, ये इसी तरह चलता है। लेकिन हमेशा लोग ये कहते हैं कि जो हाथ आपसे मांग रहा होता है या जो हाथ आपसे मांग नहीं रहा होता, अगर आप बग़ैर मांगे उसको दे देते हैं तो भी आप ये समझें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको अल्लाह ने देने वाला हाथ बनाया। लेकिन कभी उस लेने वाले हाथ को तज़हीक से लुक डाउन अपॉन करके उस तरह से ना देखें कि कल को जो चीज़ आप दे रहे हैं आपको कहीं वो किसी और से लेनी ना पड़ जाए, मांगनी ना पड़ जाए। अल्लाह को तकब्बुर से शदीद जो है वो नफ़रत है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मेरी खांसी छिड़ गई कोविड के बाद, तो ये होता है, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कोविड से खुद को बचाएं। अच्छा, बच्चों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और गाड़ियों की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है और ये कैसे चल रही है, ज़रा ये देखें नाजरीन, और इस पर भी आपसे हम राय लेंगे हमारे सोशल मीडिया पर। आप बताएं कि ये क्या चीज़ चल रही है। दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं और ये देखें, ये जाई जा रहे हैं और ये जाई जा रहे हैं और ये जाई जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या चला, कैसे चल रही है ये चीज़। थोड़ी सी तो सड़क पे स्लोप है, लेकिन जो बच्चा है आगे जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा है वो यकीनन इसको किसी तरह से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल सड़क के दरमियान में चल रही है। फिर आपने देखा कि थोड़ी सी साइड पे हो गई, और यहाँ पर तो आप ये देखें कि ये तो पहाड़ी इलाका हमें नज़र आ रहा है, अच्छा खासा पहाड़ी इलाका। यहाँ पर तो हम आम लोग, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाने वाले जो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हों, जिनमें बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग स्किल्स हों, उनको गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। और ये बच्चा देखें कि ये जिस भी चीज़ पर बैठा हुआ है, अपनी जो इसकी मिनी कार है, इस मिनी कार को ये कितना ज़बरदस्त कंट्रोल कर रहा है कि पहले ये दरमियान में चल रहा था और फिर आहिस्ता से सड़क के राइट साइड पे हो जाता है। तो ये मुझे तो खैर ये वीडियो, ये देखिए, ये साइड पर हो गया, किसी चीज़ से ये कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? वेट उस तरफ डाल रहा है जिस तरह से हम स्केटबोर्ड करते हैं, या क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन महारत इसकी भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि इसकी भी महारत है। तो ये जी थी हमारी आज की दूसरी वीडियो। और तीसरी वीडियो जो है नाजरीन, वर्जिश के हवाले से है। और वर्जिश के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ कि मारूफ जो फास्ट फूड कंपनी है उसने चीन में खोली है जी अपनी ब्रांचेस, और उनमें मामूली टेबल कुर्सियाँ उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने जी वो वर्जिश वाली बाकायदा, जिसको कहते हैं कि हम बाइक्स रख ली हैं, स्टेशनरी बाइक्स, और ताकि जो लोग आ रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएं और साथ साथ टांगे भी चलाते रहें। तो वो जी साइकिल चल रही है और आप बर्गर खा रहे हैं या कोक पी रहे हैं या जो भी है सिलसिला वो कर रहे हैं। तो ये वाला सारी सूरत हाल है कि उन्होंने भी बड़ा एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया है। ये पता नहीं ये किसने सोचा था आइडिया कि ग्राहक जो है खाना खाते वक्त वर्जिश करें और वर्जिश करके सेहत का भी ख्याल रख सकें। तो रेस्टोरेंट की जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और एक आधे दिन से हम देख रहे थे कि ये वायरल है। पहले हमने इसको मतलब इतनी ख़ास कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन फिर जब इसकी वायरल हमने देखा कि कितना ये वायरल हुआ है ये वीडियो तो फिर हमने सोचा कि हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसको इग्नोर करना अब हमारे बस में नहीं रहा। तो ये जी वर्जिश भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ साथ चल रहा है ये सारा मामला। और चीनी सूबा है जी गुआंगडोंग, और उनकी जो है जहाँ पर ये वाक़या है, ये सारा रेस्टोरेंट अमरीकी फ़ास्ट फूड कंपनी है, ये उस जगह पर वाक़या है, उस सूबे में। और रेस्टोरेंट में वर्जिश करने वाली ये बाइक्स रखी हुई हैं, लोग आते हैं बैठते हैं इन पे और खाना खाते खाते बाइक्स के साथ वर्जिश करते हैं। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन जो फास्ट फूड चेन है उसको फिर ये वादा करना पड़ेगा कि एक मील खाते हुए अगर मिसाल के तौर पे आपको 15 मिनट लगते हैं तो उन 15 मिनट में आप उस मील में बर्गर खा रहे हैं और साथ जो आपकी बेवरेज है वो पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उनमें कितनी कैलोरीज हैं और उस 15 मिनट में आप कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो फिर तो बैलेंस आउट हो जाएगा। फिर तो मकसद पूरा है कि आपकी भूख भी मिट गई, आपने वेट भी नहीं गेन किया, कैलोरीज भी एक्स्ट्रा नहीं गेन की और वर्जिश भी कर ली। लेकिन अगर कैलोरीज का मामला थोड़ा सा ज़्यादा है, पलड़ा भारी है और वर्जिश से आपकी उतनी कैलोरीज लूज़ नहीं हो रही, तो फिर इसका उतना शायद फ़ायदा ना हो। फिर आराम से बैठ के खा लें, फिर टांगे चलाने की भी क्या ज़रूरत है। तो ये मेरा टेक इस पर ये है। अगर आप लोगों का इससे कुछ मुख्तलिफ टेक है तो आप जो है आप हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी इंट्रो स्टोरीज थी आज की खास, जो मज़ेदार वीडियोस थी हम आपके लिए लेकर आए। अब आपको ज़रा नाज़रीन मुल्तान की तरफ लेकर चलते हैं। और मुल्तान में
हम आपको बताएं कि मुल्तान में क्या हो रहा है। अब मुल्तान में हो रहा है ये कि जो हमारे आजकल हम कहते हैं कि शादियों का सिलसिला है और खाने, अच्छा अब दो चीज़ें हैं शादियों में। एक होता है जी लोग बड़ा तैयार होके जाते हैं, और दिसंबर का महीना और जनवरी, ये 2 महीने तो ऐसे होते हैं कि इसमें तो लोग लगता है कि और कुछ नहीं कर रहे होते, बस सिर्फ शादियाँ ही कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। ये भी सोचना है, इस पर भी सोचना बनता है कि क्यों इतनी सख्त सर्दी को शादियों का मौसम करार दे दिया जाता है, और फिर सारी शादियाँ इन्हीं 2 महीनों में होती हैं। लेकिन एनीवे, शादियों में 2 अहम चीज़ें होती हैं। एक, आपने कपड़े जो पहने होते हैं, क्या पहना हुआ है, किसने पहना हुआ है, किसके कलर्स हैं, कैसे कलर्स हैं, डिज़ाइंस क्या हैं, और दूसरा खाना। तो अब खाने के हवाले से और शादियों के कपड़ों के हवाले से, दोनों ही के हवाले से हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो पहले आपको मुल्तान लेकर चलते हैं, मुल्तान में दिखाते हैं जी क्या हो रहा है। मुल्तान में सजा रंगारंग फैशन शो। मौसम सरमा की मुनासबत से मॉडल्स ने दीदा जेब अरूसी मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बहुत खुशी हो रही है कि मुल्तान को में भी मॉडलिंग वगैरह के शो हो रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कैजुअल ड्रेसेस, ब्राइडल्स और पार्टी, हर तरह के ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं। मुल्तान में जो जिस तरह की न्यू ड्रेसेस बनाए जाते हैं वो दिखाए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए ताकि लोग एंजॉय भी करें और टैलेंट भी सामने आए। रंगारंग फैशन शो में बच्चों ने भी सर्द मौसम की मुनासबत से कपड़े पहनकर रैंप पर मॉडलिंग की, जिन्हें हाजरीन ने भी खूब सराहा। इंतजामिया के मुताबिक फैशन शो से मॉडलिंग के शोबे में नया टैलेंट भी सामने आता है, जो खुश आइंद है। फैशन शो में शरीक मॉडल्स ने नित नए डिजाइन के मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक करके अपनी अदाओं के खूब जलवे बिखेरे। कैमरामैन साकिब नजीर के साथ सरदार अली खान, हम न्यूज़, मुल्तान। तो ये हमने आपको पहले तो शादियों का सिलसिला दिखा दिया कि अगर शादियों पे आप जा रहे हैं, कोई अटेंड करें शादी, तो कपड़े किस किस्म के होने चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए। तो ये मुल्तान का जी फैशन शो था। और अब आपको लेकर चलते हैं खाने के हवाले से और दिखाते हैं आपको जी तिक्का समंदरी। तो ये क्या समंदर में बन रहा है या समंदर के बाहर मैंने भी नहीं देखा वैसे, तो आपको दिखाते हैं, मेरे लिए भी इट्स अ सरप्राइज। तिक्का समंदरी दिखाते हैं आपको। सर्द रातों में कोयलों पर भुने गोश्त का अपना ही मजा है। समंदरी के शहरी भी चटपटे बारबेक्यू से सर्द मौसम का मजा दुबाला करते दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर रश बढ़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि ग्रिल्ड फिश, अफगानी बोटी और कलमी टिक्के की मांग ज्यादा है। लोग दूर दूर से भी खाने आते हैं। दोस्तों के साथ आए हैं एंजॉय करने के लिए। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, इसलिए हमने बारबेक्यू के इधर आए हैं। हम फिश खाई है, हमने दूसरा टिक्के कबाब खाए हैं। फूड पॉइंट्स पर आने वालों का कहना है कि सर्द मौसम में न सिर्फ वो खुद बारबेक्यू से मौसम का मजा दुबाला करते हैं, बल्कि भुने गोश्त को फैमिली के लिए भी लेकर जाते हैं। जब से ये सर्दी की शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो तब से हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है। हमारे पास जो ग्रिल फिश है वो भी स्पेशल है, अफगानी स्पेशल है, दूर दूर से लोग आते हैं। सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, फूड पॉइंट्स पर शहरियों की रौनकें बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन सुफियान सिंदर के साथ जुहेब अकरम, नुमाइंदा हम न्यूज़, समंदरी। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये समुद्री के तिक्के थे, और बेसिकली समंदरी जो है वो फैसलाबाद के पास एक छोटा सा शहर है, और मैं गुजरी हुई हूँ उस शहर के बाहर से। लेकिन जब सुबह हमारी टीम ने हमें बताया कि कौन सा पैकेज हम चलाने लगे हैं आज, तो हमारी जो एक बच्ची है वो दौड़े लगा रही थी, तिक्का समंदरी दिखाएंगे आपको, तिक्का समंदरी खिलाएंगे। तो आई अज्यूम्ड कि ये समंदर के अंदर या समंदर के पास तक का बन रहा होगा। दिस इज़ अ सिटी इन पंजाब, फैसलाबाद के पास समंदरी। और समंदरी की काफ़ी चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, ख़ासतौर पर हमारे घर जो आता है समंदरी से, वो साग आता है पका हुआ, तो बड़ा मशहूर है जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं कराची, और कराची की बड़ी मशहूर इमारत जो कि एक अदालत के फैसले के बाद मज़ीद मशहूर हो गई, नस्ला टावर। और उसके हवाले से जो फैसला आया उसने उसको मज़ीद जो है मशहूर कर दिया। सारे पाकिस्तान को पता है कि नस्ला टावर है और उसके हवाले से क्या सिलसिला हुआ। नस्ला टावर के हवाले से जो अहम अपडेट्स हैं वो ये हैं कि नस्ला टावर तामीर करने की मंजूरी देने वाले जो भी हुकाम थे, जितने भी रेलिवेंट अफराद थे, उनके खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ हो गया है। इसके हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदा कराची से साजिद अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब।
जी वालेकुम सलाम। जी साजिद साहब बताइएगा कि ये जो नस्ला टावर के हवाले से, उसकी तामीर के हवाले से मंजूरी देने वाले जो हुकाम हैं उनके खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, तो क्या सिलसिला है उसके बारे में ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी शफक, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया गया था क्योंकि कुछ इराज़ी नस्ला टावर की जो बाउंड्री है उसमें सरकारी थी, जिस पर नस्ला टावर को तामीर किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अच्छा नाजरीन, हमारा राब्ता ज़रा हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो गया, लेकिन आपको हम इसी के हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे और आज के प्रोग्राम में मज़ीद क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो हम ये नस्ला टावर के हवाले से बात करें, फिर हमारे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, गुलकार हैं, उनके फ़र्जंद ने गायकी में, गुलकारी में कदम रखा है, उनसे आपकी ख़ास मुलाकात कराएँगे। फिर जी अच्छा जी हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अवान साहब। जी साजिद बताइएगा। जी, नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 बार हुक्म दिया गया और तीसरे हुक्म में उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया गया था और 1 हफ्ते में इस इमारत को गिरा कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन सलमान आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी ये इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पर गिराए जा सके हैं, दीगर जो 12 फ्लोर हैं वो अब भी अपनी जगह पर मौजूद है, जिसे गिराने के लिए लेबर यहाँ पर लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया गया था कि 400 लेबर जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करती हुई नज़र आनी चाहिए, लेकिन इस वक्त लेबर की तादाद जो है वो भी काफ़ी कम है। हैवी मशीनरी को सबसे टॉप पर इस वक्त भेजा गया है, वहाँ पर इस वक्त काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सिर्फ और सिर्फ नस्ला टावर के 2 फ्लोर ही गिर सके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया जो यहाँ पर समाअत हुई है उसमें उन्होंने हुक्म दिया है कि इस इमारत के बनने में जितने भी अफसरान उस वक्त मौजूद थे, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के या यहाँ पर उनकी जो कमेटी बनी हुई है सोसाइटी की, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किए जाएँ। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो शहर में नज़र आ रही है, एंटी करप्शन भी मुतारिक नज़र आ रही है और पुलिस की जानिब से भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ताहम अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। इस वक्त जो है वो तहकीकात ही कर रहे हैं और तमाम दस्तावेज़ात जो कि उस वक्त के अफसरान ने जारी की थी वो तमाम जो है वो तलब की गई है और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। जी ठीक है, तो साजिद साहब ये बता सकते हैं कि जिनके खिलाफ अभी इंक्वायरी का अमल शुरू हो गया है या जिनके खिलाफ ये तफ्तीशी अमल का आगाज़ हो गया और जो इस सारे मामले में जिनको के मसले का ज़्यादा सामना हो सकता है या जो ज़्यादा टाइट घेरे में आ सकते हैं, वो कौन कौन हैं और किसी का नाम या कोई ओहदेदारान है ऐसे जो सामने आए हैं, किस इदारे से उनका ताल्लुक़ है, कैसे उन्होंने इस सारे मामले में मुआवनत की है? जिस सारे मामले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिन्होंने कि NOC जारी की इस इमारत की तामीर के लिए और उससे पहले सोसाइटी जो कि PCH सोसाइटी जो है वो इस ज़िम्मे में आती है क्योंकि उनकी जानिब से इस जो प्लॉट को लीज़ दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो है NOC और तामीरात का काम शुरू किया गया था। तो उन तमाम इदारों के उस वक्त के अफसरान जितने भी मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ जो है अब कार्रवाई का हुक्म दिया है आला अदलिया की जानिब से और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अब तक जो यहाँ पर मुतासरीन थे उन्हें मुआवजे की अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद अदालत ने यह हुक्म भी दिया गया कि इसे कमिश्नर कराची इस प्लॉट को अपनी तहवील में लें, जिसके बाद मुतासरीन को इस प्लॉट की फ़रोख्त करने के बाद जो है मुआवजा दिया जाएगा। जी ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि वो जो अदालत का हुक्म था कि 400 जो लेबर है उनको लगाया जाए इस बिल्डिंग पर और जल्द अज जल्द इसको गिराया जाए, तो वो जो 400 लेबर हैं वो तैनात तो कर दिए जाएंगे, उनकी दिहाड़ी कौन दे रहा है? और हमारा जो कनेक्शन है साजिद अवान साहब के साथ बड़े क्रूशल मोमेंट पे नाजरीन फ्रीज हो गया है, लेकिन हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। इस सवाल का जवाब मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि इस 400 लेबर की दिहाड़ी कौन देगा? क्या वो अफसरान देंगे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की और जिनकी वजह से आज इस सारे मसले में खड़े हैं हम सब लोग और डिस्कस कर रहे हैं इसको, या मेरे और आपकी टैक्स के पैसों से जाएगा? तो इस पर हम बात करेंगे अभी। और हम नाजरीन एक लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्त बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं।
जी, नस्ला टावर के हवाले से बात हो रही है और मेरा आखिरी और अहम सवाल रह गया था, वो साजिद अवान साहब से पूछना ज़रूरी है। साजिद साहब, ये बताएं कि ये जो 400 लेबर तैनात करने का हुक्म आया है कि 400 लेबर को लगाएं और इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द गिराएं, इस 400 लेबर की जो कॉस्ट होगी, जो इसकी दिहाड़ी होगी, जो मजदूरी होगी, वो आपकी मेरी जेब के पैसे, टैक्स के पैसे से जाएगी, मेरी आपकी जेब से जाएगी, या उनसे निकलवाएंगे जिन्होंने ये सारे फैसले किए हैं? जी देखें, कमिश्नर कराची की जानिब से इस पूरी इमारत का ठेका एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के पास इतनी हैवी मशीनरी नहीं जो कि नस्ला टावर को गिरा सकती थी। इसलिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया गया है जो कि इस इमारत का मलबा और जितना भी साजो सामान है वो सब लेकर जाएगा, वो फ़रोख्त करेगा, और जो मुतासरीन हैं उन्हें उस मद में जो है वो 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो मलबा है वो उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का होगा। तो यहाँ पर जो मलबा है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का जो है वो निकला है, जिसके बाद वही ठेकेदार जो है लेबर भी अपनी लगा रहा है और हैवी मशीनरी भी वो अपनी ही लगा रहा है। इसमें गवर्नमेंट या आम आदमी के टैक्स के जो है वो अखराजात नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ख़रीद लिया है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर इस वक्त जो लेबर है, कमिश्नर कराची की जानिब से 200 लेबर के जो है वो दावा किया गया था अदालत में, तो अदालत की जानिब से बताया गया था कि जल्द अज जल्द गिराने के लिए 400 लेबर जो है वो लगाई जाए ताकि नस्ला टावर जल्द अज जल्द घिर सके। ताहम 400 लेबर लगने के बावजूद भी अब तक इस नस्ला टावर के 2 फ्लोर ही गिराने में वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कामयाब हुआ है। मज़ीद गिराने के लिए जो है इस वक्त लेबर काम करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साजिद अवान। नाजरीन, हमें कराची से नस्ला टावर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, और ये तो थी ज़रा अजीब सी, डिप्रेसिंग सी एक ख़बर, और हमारे ऐसा सेगमेंट कि जो करना ज़रूरी भी था। बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है अब वहाँ पर, और ज़ाहिर है उन लोगों के लिए तो ये एक दुख की घड़ी है जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया। और अवैस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है इस किस्म की बातों पर कि उन्होंने जो है गलत किया, जो लोग आ गए और जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, ये एनओसी इसका ठीक है या नहीं है। मेरा हमेशा ये टेक रहा है इस पर कि जिन हुकाम की नाक के नीचे ये सब चीज़ें होती रही हैं कि कब्ज़ा माफिया बन गया, फ़लाँ जगह पर रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, असल में ज़िम्मेदारान वो हैं। चोर कभी भी चोरी करने से इस वजह से नहीं रुकता कि भाई चोरी बहुत गलत चीज़ है, मैं चोरी करूँगी, मैं चाहूँगी कि भाई कोई मुझे पुलिस आके रोक ले, पकड़ ले तो ही मैं चोरी से रुकूँगी, वरना मैं चोरी करूँगी। तो जिन हुकाम की ज़िम्मेदारी है, असल में कसूर उनका होता है। हमेशा हर इंसान के ज़मीर की आवाज़ इतनी ऊँची नहीं होती कि उसके कान तक वो आए और वो उसको बताए कि भाई ये जो कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं, तो आप रुक जाएं बराए मेहरबानी। ऐसा नहीं होता। हमेशा हुकाम, अथॉरिटीज़ इसलिए बनाई जाती हैं कि वो कानून का निफाज कराएं। जिन्होंने नहीं कराया उन्होंने इसमें माल बनाया है, या अगर नहीं भी बनाया तो बहुत सारे लोगों को आज मुसीबत में ज़रूर डाला हुआ है। तो ये नाज़रीन हमारा नस्ला टावर के हवाले से एक सेगमेंट था। अब आपको ज़रा कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर चलते हैं, और एंटरटेनमेंट भी ऐसा कि मिसाली है। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं नाजरीन, उनकी वजह शोहरत एक नहीं है, एक से ज़्यादा वजह शोहरत है, और वो पाकिस्तान के पहले और सबसे मकबूल बैंड वाइटल साइंस का हिस्सा रहे। उन्हें जुनून था कि वो क्रिकेट का पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी बने, मगर इस जुनून को छोड़कर वो अली अज़मत के साथ मिलकर उन्होंने जुनून बना लिया, और फिर कुछ अरसे बाद सोलो अंदाज़ अपनाकर साज की सदा बने। और बुनियादी तौर पर वो एक डॉक्टर हैं, मगर जिस्म की मसीहाई के बजाय रूह की ग़िज़ा जो है वो लोगों को फराहम करते हैं। इस्लामिक म्यूज़िक और जनूबी एशिया की तहज़ीब भी पढ़ाते हैं और फ़िल्में भी बनाते हैं। अभी 25 दिसंबर को हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर मबनी एक बहुत कामयाब, जिसका कि लोगों का फ़ीडबैक आ रहा है, कामयाब दस्तावेज़ी फ़िल्म रूहानी जमहूरियत, या जिसको स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका दूसरा हिस्सा जो है वो रिलीज़ हुआ है। हमने भी देखा है, उम्मीद करते हैं आपने भी देखा होगा, पसंद आया होगा। हम बात कर रहे हैं मशहूर गुलकार और मौसीकार और समाजी कारकुन सलमान अहमद साहब की, और डॉक्टर सलमान अहमद भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी डॉक्टर नहीं है, ये म्यूजिशियन, म्यूजिक के भी डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? इस्लामाबाद में? हम इस्लामाबाद में, और ठिठर रहे हैं सर्दी से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, आज के इस सेगमेंट की एक और ख़ास बात है। सलमान अहमद साहब से तो हमेशा जब भी बात होती है एक अजीब समा बन जाता है, और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज उनके साथ हमारे इस सेगमेंट में उनके फर्जंद शेरजान अहमद भी हमारे साथ होंगे, जो कि गुलकारी की दुनिया में अपने कदम रख चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है, और क्या वो भी स्पिरिचुअल साइड पे निकलने का सोच रहे हैं, या उनका म्यूज़िक का अंदाज़, उनके म्यूज़िक के शौक डिफरेंट हैं। सलमान साहब, एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, और वक्फे के बाद नाजरीन जब हम वापस आएंगे तो सलमान साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, शेरजान भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। मारूफ मौसीकार गुलकार सलमान अहमद साहब और उनके फर्जंद शेरजान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। और सलमान साहब आपसे आगाज़ करेंगे, फिर हम शेरजान की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये म्यूज़िक का शौक़ और इतना जो एक डाइवर्स आपकी स्ट्रगल और फील्ड रही है लाइफ में, पहले डॉक्टर, फिर क्रिकेट, फिर एक बैंड, फिर दूसरा बैंड, फिर सोलो अपनी पहचान बनाना और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ देना, हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दिस? शिफा, सच बताऊं मैं आपको कि जब मैं 11 साल का था ना, तो जहां मैं हूँ ये न्यूयॉर्क, रात के 12:15 बजे हुए हुए, तो मेरे वालिदैन यहाँ आए थे एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, और बिल्कुल कहते ना कि जीरो से शुरू करके अपनी लाइफ यहाँ शुरू की अमेरिका के अंदर। तो मैंने यहाँ जूनियर हाई और हाई स्कूल में, जब अमेरिकन और भी जहाँ हर किस्म का दुनिया से इमिग्रेंट है अमेरिका के अंदर, एक चीज उनमें कॉमन थी कि सारे जो स्टूडेंट्स थे ना, उनको या तो कोई गिटार प्ले करना आता था, ड्रम्स, वायलिन, सैक्सोफोन या सिंगिंग। अच्छा, मैं पाकिस्तान से आया होता, मुझे सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने फाइनली 13-14 साल की उम्र पे मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा कि मैं गिटार प्ले करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने कहा कि बेटा, हम तो सिर्फ डॉक्टरी हमारी फैमिली में सिर्फ लोग डॉक्टर्स बनते हैं। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे गिटार ले दें। अच्छा, अब वो जब गिटार आया ना मेरी जिंदगी में एज ए टीनेजर, मैं एक जुनूनी हूँ, OCD जिसको कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको उन तारों के साथ मैं जब स्कूल से वापस आऊं तो रात तक मैं अपना गिटार प्ले करता रहता था। तो मेरे वालिदैन ने सोचा कि अगर ये अमेरिका में रह गया, ये तो म्यूजिशियन बन जाएगा, तो इसको पाकिस्तान भेज दो। तो 17 साल की उम्र पे जब मैं पाकिस्तान आया, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गया। उस दौरान मेरा दोस्त था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जुनैद जमशेद, हमारी दोस्ती होगी। अच्छा, मेडिसिन, अच्छा, लेकिन ये दोस्ती, हाँ, इसके बारे में भी बताइए कि आपकी, क्योंकि आप तो किंग एडवर्ड्स में थे, आप मेडिकल पढ़ रहे थे, जुनैद जमशेद साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में UET में थे। तो ये आप दोनों मिले कैसे थे, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? देखिए, हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा शौक क्या है, क्रिकेट का। तो जुनैद भी शिदाई था क्रिकेट का, और मैं लाहौर जिमखाना में क्रिकेट खेल रहा था। और मजे की बात यह है कि लाहौर जिमखाना में आपको पता है कौन और खेलता था क्रिकेट? जी बिल्कुल, इमरान खान, जी बिल्कुल, माजिद खान, वसीम राजा, रमीज राजा, इंतखाब आलम, सलीम अल्ताफ। मतलब उधर उस क्लब में मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की ना, तो जुनैद जो है उसको भी बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौक था। तो जुनैद कहता था कि ये तो क्रिकेट खेल रहा है, असल में जो फ्यूचर है ना वो म्यूजिक है। तो मैंने उसको कहा कि हम उस वक्त 22-23 साल की उम्र थी, मैंने कहा जुनैद, म्यूजिक में पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो फेल कर देते हैं अगर उनको पता लगे तुम गिटार प्ले करते हो। So that's how difficult it was, क्योंकि उस वक्त आमरीत का वो था दौर था, और म्यूजिक को तो बिल्कुल टीवी पे भी नहीं, एक PTV था और उस पे आके आप म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते थे। until जब दिल दिल पाकिस्तान बना, तो शुएब मंसूर साहब को, उनको मैं सलाम भेजता हूँ अगर वो देख रहे हैं आज पाकिस्तान में ये प्रोग्राम, कि उन्होंने एक वीडियो शूट किया हमारा वाइटल साइंस का। जब वो टीवी पे चला और एक ही चैनल था, और लाखों करोड़ों लोगों ने जब हमें देखा, तो पूरा मुल्क, दुनिया पागल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बस फिर तो उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। सलमान साहब, रेस्ट इज हिस्ट्री। शेरजान की तरफ आते हैं। शेरजान, यूर दी इमर्जिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, और आपके वालिद साहब का जितना नाम है और लोग उनसे जितनी मोहब्बत करते हैं, जितना प्यार करते हैं, हमने खैर धरनों में तो इसका मुजाहिरा देखा ही है। अगर आप बहुत पास्ट में ना जाएं तो जो रीसेंट पास्ट है उसमें धरनों में आप देख लेंगे, जब सलमान अहमद यूज्ड टू टेक ओवर द कंटेनर, तो वो नीचे का आलम फर्क हो जाता था। लेकिन शेरजान, आप किस तरह से म्यूजिक की तरफ आए? वॉज इट बिकॉज योर फादर इज सच अ ग्रेट म्यूजिशियन, या उनके अलावा भी आपके दिल में भी वही गिटार की तारें बजती थी हमेशा से? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, और ये भी सरप्राइज़ है कि माय फादर्स ऑन द शो विद मी। तो अभी वो बता रहे थे लाइक कि उनने और जुनैद जमशेद ने भी म्यूज़िक फ़न के तौर से शुरू किया था,
और आई थिंक मेरे लिए भी पर्सनली जब मैं छोटा था तो काफ़ी नेचुरल वो इन्वायरमेंट थी म्यूज़िक की। ऑब्वियसली अब्बू तो कर रहे थे, गिटार हमेशा घर पे होता था, लेकिन मेरी अम्मी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाती हैं, तो म्यूज़िक हमेशा हमारे करीब ही था। तो उससे नेचुरली फिर हमारा वो बड़ा इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, फिर मैंने गिटार भी सीखा बजाने। तो अब वहाँ से यहाँ तक हमारी ये जो जर्नी है, आई थिंक आप कहते हैं ना कि आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमने उस उम्र से आज तक अभी तक वही म्यूज़िक का ही शौक़ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपकी वैसे इंस्पिरेशन अगर हम पूछें, क्योंकि आपके फादर का तो बड़ा ही क्लियर डिस्टिंक्शन म्यूज़िक में नज़र आती है, सूफ़ी म्यूज़िक है, फिर सूफ़ी रॉक है। आपका म्यूज़िक की इंस्पिरेशन किस किस्म का म्यूज़िक है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, और पर्सनैलिटीज़ में भी अपनी म्यूज़िकल इंस्पिरेशन भी बताइएगा। एंड इट डजंट हैव टू बी योर फादर, घर में ठीक है, आप वैसे भी बता सकते हैं। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर तो यही है कि शुरू में हम जोक करते थे अपने दोस्तों के साथ कि पहला शो जो हमने कभी देखा है वो जुनून का कॉन्सर्ट था, और शायद हम 2-3 साल के थे, लेकिन हमने वो मफलर्स पहने होते थे क्योंकि इतना लाउड होता था म्यूज़िक। तो नेचुरली आई थिंक जुनून का म्यूज़िक मेरे लिए और मेरे ब्रदर्स के लिए भी बहुत इन्फ्लुएंस था हमारी म्यूज़िकल जर्नी में। लेकिन जब हम वेस्ट में मूव हो गए तो वहाँ बैंड्स जैसे कोल्डप्ले, रेडियोहेड, U2, ऐसे टाइप्स ऑफ बैंड्स मुझे इन्फ्लुएंस करे। तो आई थिंक वो जब आप कंबाइन करते हैं इन्फ्लुएंसेस को, तो उसमें से मेरी साउंड निकलती है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि आपके बच्चों में हमेशा से म्यूज़िक का था, आप देखते थे, या आपने इनकी हेल्प की है टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि इनको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? क्योंकि ज़ाहिर है आप तो वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस चीज़ का आप पढ़ाते रहे हैं, तो क्या इनकी भी आपने उस तरह से मदद की है कि इनको समझ आ जाए कि इनका म्यूज़िक कौन सा है, या यू हैव जस्ट उनको आपने छोड़ दिया है कि जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ? तो शिफा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बचपन में तो जब जिस तरह जुनून घर में मेरे जब रिहर्स करता था ना, तो ये तीनों, शेजान, इमरान और शामिल, ये तीनों छोटे छोटे थे और ये हमें देखते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, फिर लेकिन जब अमेरिका में आए तो वही उसी तरह की कैफियत के इनके स्कूलों में हर कोई म्यूजिक प्ले कर रहा था। और आपको पता है शिफा कि जिस तरह जुनून में ब्रायन ओ'कॉनल, एक अमेरिकन मेरा बचपन का दोस्त था जो फिर पाकिस्तान आया और उसने बेस आगे और पाकिस्तान में शादी भी की, बेटियां भी इसकी 2 हैं। इसी तरह शेजान वगैरह ने भी एक बैंड बनाया यहाँ उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था एज ए टीनेजर। और वो जो उनका दोस्त है टेलर सिम्पसन, वो इमेजिन करें कि वो ड्रमर है, और वो पाकिस्तान जब पहला कॉन्सर्ट करने आया, उसने उसके बाद एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली। तो ये पाकिस्तान की कशिश और पाकिस्तान का इश्क है जो गोरों को बुलाता है। और फिर शेजान वगैरह जो है, इन्होंने बैंड बनाया हुआ है और ये सारी दुनिया में प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा शेरजान, ये बताइए कि राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी आपने परफॉर्म किया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी, वो हमने कोक स्टूडियो पे किया था सीज़न 10, और वो भी प्लान नहीं था। मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था और मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि you know all the जुनून सॉन्ग्स, और वो कह रहे थे कि तुम ये आसानी से बजा सकते हो। लेकिन जब मैं आया तो शुरू में थोड़ी सी रेजर्वेशंस थी कि कैन यू डू इट, और आई थिंक मेरे लिए अच्छा था वो चैलेंज, क्योंकि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। तो लेकिन इतना सीखने को भी मिला क्योंकि वो म्यूजिशियंस इतना माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, और इतने अपने स्किल पे इतना वो ग्रेट है, तो बहुत सीखने को मिला। और ऑब्वियसली जब हमने वो सयूनी किया था बिल्कुल उस्ताद राहत फतेह अली खान, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड ही वाज वेरी रिलैक्स्ड और सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग।
तो बिल्कुल सही है। तो हाउ रिलैक्स वर यू, बिकॉज एक तरफ राहत फतेह अली खान साहब हैं, दूसरी तरफ अपने वालिद साहब हैं, तो वो एक आपने कहा यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ, तो एक तो आप प्रूव करते हैं दुनिया को तो आई एम श्योर बड़े आराम से आप प्रूव कर लेंगे, जिस घर से आपका ताल्लुक है इट रन्स इन द ब्लड, द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन जो प्रूव करना होता है अपने पेरेंट्स को, वो सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है लाइफ में। तो हाउ नर्वस और हाउ रिलैक्स्ड वर यू देन? जी, अंदर से तो बहुत नर्वस था, और मुझे याद है कि जो उस गाने की बिगिनिंग की जो सयूनी की ओपनिंग लाइन होती है गिटार पे, वो मैंने ही बजानी थी और मैं बहुत टेंस देख रहा था कि अच्छा ये जो पहला काउंट आएगा इस पे मैंने स्टार्ट करना है, लेकिन शुक्र है कि वो सही गया। अच्छा, सही गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भाई, आप भी गलतियां निकालते हैं, मतलब जाहिर है अब यू कांट हेल्प इट। कोई शख्स जो एक चीज़ की मिराज पे होता है, या उसने हर चीज़ जो है उसके अंदर समाई हुई है, तो वो फौरन बता सकता है अपनी फील्ड के हवाले से कि भाई ये तुमने ना ठीक किया नहीं है। तो आप भी टोकते हैं या गलतियां निकालते हैं? हाँ शिफा, देखिए म्यूजिक जो है ना, इट्स आर्ट एंड इट्स अ साइंस, और इसमें रिदम, मेलोडी, इसमें हर चीज जो है ना वो इतनी बारीकी में जाना होता है, और वेस्ट और ईस्ट को दोनों समझना। तो शेरजान को और इमरान को, जो मेरा छोटा बेटा है, इनको मैंने यही कहा कि मैंने कहा देखो रियाज रोज करना, आपको अपने पैरों पे अगर खड़ा होना है तो आपको रोज रियाज करना होगा, वोकल्स का भी, गिटार्स का भी, और ये बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, कीबोर्ड्स और बेस वगैरह। तो शेरजान का मैंने देखा कि पैशन जो है ना, जिसको जुनून हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और ये मुझे आके बार बार कह रहे थे कि ये जो जुनून का गाना है, इसकी ये रिफ जो है कौन से फ्रेट्स पे है और क्या है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर ना ये बड़ी मुश्किल फील्ड है शिफा, जिस तरह आप जानती हैं हमारी ये एंटरटेनमेंट की पाकिस्तान में पिछले 20 साल से इसको तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन टेरर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई कल्चरल पॉलिसी पाकिस्तान की अभी तक पिछले 20 साल में कोई नहीं बनी थी। नाउ इनको मैंने सब ये बताया, मैंने कहा देखो ये फील्ड है, ठीक है मैं तुम्हारा बाप हूंगा, लेकिन व्हेन यू गो देयर यू आर प्लेइंग। तो इसको 2012 में जुनेद वाशिंगटन डीसी आया था, तो जुनेद ने मुझे कहा कि सलमान उस वक्त ना ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का फंक्शन था, 25,000 लोग आए हुए थे। तो जुनेद ने मुझे कहा कि यार हम अगर एकूस्टिक पे दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून वगैरह कर लें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब जब मैं गया तो शेरजान को मैंने कहा तो तुम एकूस्टिक गिटार प्ले करो। तो ये फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे गया मेरे साथ, तो जुनेद था, मैं और शेरजान और एक परकशन थी साइड पे। तो उधर मैंने देखा कि 1000 लोगों के सामने ही हेल्ड हिज ओन। फिर 2018 में जब जुनून ने रियूनियन कॉन्सर्ट किया ना शिफा कराची में, there were 15 to 20,000 people there। उधर भी इसने जो था ना दिल दिल पाकिस्तान पे गिटार प्ले किया। तो मैंने देखा कि इसमें कॉन्फिडेंस है। इमरान मेरा छोटा है, उसमें भी कॉन्फिडेंस है। तो फिर मैंने कहा देखो अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपको अपने सॉन्ग राइटिंग करनी है, तो ये इस पे फोकस किए हुए हैं कि अपने गाने बनाने। बिल्कुल, अपने गाने बनाने हैं। तो शेरजान आज आप हमें क्या सुनाएंगे? While your dad also listens to it। I thought मैं शुरू करूँ एक गाना जो उनने लिखा था, है जज्बा जुनून। अरे तो, क्या बात है। उसका थोड़ा सा पीस। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान
क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, स्टाइल भी आपका जो है वो, मतलब आप लग रहे हैं कि हम कोई 15 साल पहले सलमान अहमद से देख रहे हैं, और ऊपर आज का है, ऊपर वाली विंडो में आज का सलमान अहमद है, और नीचे वाली विंडो में हम 15 साल पहले का वो एक जोशीला और उस वक्त का एक पैशनेट सलमान अहमद देख रहे हैं। ये स्टाइल के हवाले से भी जरा बताएं शेरजाद। जी एक्चुअली आई थिंक जब आप नेचुरली यंग होते हैं और आप अब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें, तो एक्चुअली मैंने इतना इसके ऊपर अंदाज या सोच नहीं रखी कि स्टाइल के बारे में। वो आई थिंक शायद हमारी शक्ल मिलती है क्योंकि लोग काफ़ी अब कह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपनी भी एक पहचान चाहता हूँ। तो लेकिन ऑब्वियसली कंपैरिजन्स तो होंगे, और तो लेकिन आई थिंक इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अपनी एक पाथ हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये है कि क्योंकि व्हेनेवर हमने ये देखा है हमेशा कि जब आप बहुत किसी टावरिंग पर्सनैलिटी की औलाद होते हैं या उनके बेटा बेटी होते हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन तो लाजमी आपका होता है, दुनिया भी करती है। और अच्छा, वो उसमें उस शख्स की छाप देखना भी चाहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई वो हमारा जो हीरो था उसका बेटा है, तो हमें उसमें कुछ उस किस्म का नजर आए। तो सलमान साहब, मतलब आपको अभी भी कोई होती है इस चीज़ की परेशानी के लोग तो इसको मेरे लेंस से देखेंगे और मेरा बेटा जो है वो लोग उसमें सलमान अहमद को ढूंढेंगे? तो शिफा देखिए, हमारी जो पाकिस्तान की सकाफत में तो आपको देखें कि घराने, हमारी तो ये हिस्ट्री है कि घराने हैं, पटियाला घराना। अच्छा, 90s में आपको याद है कि मैं नुसरत फतेह अली खान के साथ शुरू में गिटार के साथ मैं संगत देता था ना। हाँ, तो जब वो अपनी कवालीज परफॉर्म करते थे, तो मैंने उनसे खान साहब से पूछा, मैंने कहा कि आपके सारे जो पूरे जो हमनवा है वो तो फैमिली के, वो कोई नेफ्यू है, कोई बेटा है, या राहत, जिस तरह राहत और मेरे साथ बैठे होते थे, राहत फतेह अली खान, हम उस स्टेज में 90s में लर्न कर रहे थे। तो इन्होंने बताया मुझे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने, कि उनके वालिद और फिर उनके 12वीं सदी से उनका सिलसिला कवाली का चल रहा है, सो हमारी फील्ड जो है ना, और हमारी जो सकाफत पाकिस्तान की खास करके कहूंगा कि इसमें एक सिलसिला है, फादर सन, द सन और कजन्स और ऑल दैट। तो पाकिस्तान में क्योंकि देखिए बीच में हुआ क्या, एक ब्रेक ऐसी आई कि ये समझा जाता था कि म्यूजिक या ये एंटरटेनमेंट और टीवी पे आना, आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा कि ये बुरा समझा जाता है, हाँ। लेकिन चक्कर है कि अब शुक्र है कि दुनिया तब्दील हुई है, और हमारे देखिए पाकिस्तान 70% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द एज ऑफ 30। तो ये बहुत बड़ा यूथ पल्स है, और ये आर्ट फॉर्म बड़ी, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आपने जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उस स्टेडियम में जज्बा जुनून चल रहा था, दिल दिल पाकिस्तान चल रहा था। तो इस जनरेशन को भी तो अपने तराने बनाने हैं ना। तो ये शेरजान की जो समथिंग है, इन्होंने भी तो अपने तराने बनाने। तो मैं तो मेरा और समीना का, बाय द वे शिफा, आई डोंट नो कि अगर आपको पता है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साउंड ट्रैक का गाना ना, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, वो समीना ने गाया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू नो। अच्छा, नहीं देखें, अब ये ऐसी चीज थी जो मुझे नहीं था इसका इल्म, और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आज जाना होगा कि वो समीना की है। तो हम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम डॉक्टर्स हैं, समीना भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन हमने प्रमोट किया है आर्ट्स, और मैं ये चाहूंगा कि और भी वालिदैन अगर हो, ये ऐसी फील्ड है आर्ट्स की कि इंसान अपने अंदर से जो उसका ट्रू इमोशन है वो जाहिर करता है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, पोइट्री हो, और उससे थिंकर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स बनते हैं मुल्क के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली सलमान साहब, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जिक्र ना करें हम, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो, क्योंकि हम न्यूज़ पर, हम नेटवर्क पर वो चल रही है, तो हमें तो बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आता है। आपको कैसा फीडबैक आया है अभी तक का? और उस फीडबैक में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब का भी फीडबैक शामिल कर लें। उन्होंने क्या आपको कुछ कहा कि भाई ये चीज़ अच्छी है, सही लग रही है, या ये ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अब तो वो भी बड़े, अब क्या वो हमेशा से बड़े सैवी थे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मीडिया सैवी तो वो हैं अच्छे खासे। बिल्कुल शिफा, देखें, ये मैंने जो इनिशिएटिव लिया था,
4 एपिसोड की सीरीज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का, उसका पहला, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम टीवी ने उसको नेटवर्क पे हम टीवी ने चलाया, तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पहला और अब न्यूक्लियर नेबर्स। तो खान साहब की और खान साहब की कैबिनेट और फवाद चौधरी साहब और ये जो मैं उन नाम नहीं लेता क्योंकि शायद वो ना चाहे, उनकी फैमिली के भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, प्लस जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने कहा क्योंकि ये जो है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का व्यू कायद-ए-आज़म की लेगेसी का कि क्यों इंग्लैंड से वापस आके पाकिस्तान की जो ये जो तहरीके आज़ादी थी उसमें क्यों इतना आखिरी 10 साल में जब वो ट्यूबरकुलोसिस से वो सफर कर रहे थे कि उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो ये बड़ा पावरफुल एपिसोड बना है और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ऐसा लग रहा है। और आज मैं खान साहब के जो इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है उनके साथ उस पर एक डिस्कशन भी कर रहा हूँ आज शाम को 10 बजे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। शेरजान, आपका बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में हम आपके भी गाने सुनेंगे एंड यू ऑल्सो इमर्ज एज अ लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिशियन, जस्ट लाइक योर फादर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, 2021 का आगाज़ कोरोना के साए में हुआ। ये साल कई बड़ी अहम बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों के बाद अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और इस साल दुनिया में कोरोना की वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर शुरू हुई। कई ममालिक ने अपनी पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई। सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो साल के शुरू में अमरीकी सदर जो बाइडन ने बतौर सदर अपना जो है दफ्तर संभाला था, जिसके बाद अमरीका चीन तिजारती जंग में तेज़ी आई। अमरीका ने चीन से निमटने के लिए जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इत्तेहाद बनाया। फिर सितंबर में हमने देखा कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखिला वहाँ पर देखा गया। इसी तरह मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीली ये आई कि सऊदी अरब ने जनवरी में 3 साल के वक्फे के बाद कतर के साथ अपनी सरहद खोल दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ अगर हम जाएँ तो UAE, कुवैत ने इजराइल को तस्लीम किया और पहली बार किसी भी इजरायली वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। ईरानी सदारती इंतखाबात हुए। इसके अलावा और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में आज़रबाईजान ने अपने मकबूजा इलाके नगोर्नो काराबाग आज़ाद करा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2021 में और बहुत कुछ हुआ। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमें जाना है एक छोटे से वक्फे पे, वापस आएंगे नाजरीन तो बात करेंगे मेजर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ 2021। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मेजर पॉलिटिकल एंड नेशनल डेवलपमेंट्स के भी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर। आप कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे साल 2021 का व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स? देखिए जी, पिछले साल में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई वो तो कोविड है। मगर कोविड जो है और उसकी जो म्यूटेशंस चल रही हैं, ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये माहौलियात से भी जुड़ा। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि हमने पिछली एक सदी में जो जंगलात जो हैं जो कटते जा रहे हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों के हम और करीब आते जा रहे हैं और हमारी गोश्त की लालच भी उसमें शामिल है। तो इन सारी वजहों से
जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, जो जानवरों में डिजीज होता है वो इंसानों में आ जाता है। पहले सार्स वगैरह जैसे एवियन फ्लू था वो मराइज थे, तो अब ये जो कोविड है, अब ये कोविड जो है ये पूरी दुनिया की जान ले बैठा है और इसका जो मुआशी असरात हैं वो भी चलते जा रहे हैं। और इसका ये कोविड को मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारा एक और गंभीर और लंबा और बड़ी देर चलेगा मसला वो माहौलियात का है। अब और वो मसला जो है उसके असरात जो हैं, अब मैं लाहौर आया हुआ हूँ वाशिंगटन डीसी से आजकल, तो उसके असरात हम ये जो आलूदगी है हवा में हम उसमें देख रहे हैं। और हवा तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अमीर हैं गरीब हैं, अब हर किसी ने सांस तो लेना है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो पानी का मसला है, कम से कम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अब बोतल में पानी खरीद लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना कारोबार चला रही हैं, मगर जो गरीब लोग हैं और जो उनको जो नलके से पानी मिलता है और जो पानी की फिर किल्लत है अपाशी के लिए, क्योंकि अपाशी में ज़ाया भी बहुत पानी होता है, और साथ जो है फिर माहौलियात, जो गर्मी है वो हमारे जो ग्लेशियर हैं, सियाचिन का ग्लेशियर जो है उसकी बर्फ़ को, जो हमारी इंडस जो बड़े सगीर में जो इंडस ना सिर्फ पाकिस्तान को मगर बांग्लादेश को, इंडिया को, सारे इतने लोगों वाले ममालिक जो हैं और ये सारे वो पानी को शेयर भी करते हैं और वो सारा पानी चीन से निकलता है। तो ये जो माहौलियात के मसाइल हैं ये काफ़ी गंभीर हैं और ये इनके जो तहत कशीदगी है अब ये मजीद सामने आएगी। कोविड के असरात तो हमने देख लिए। अब दूसरी तरफ अगर आप चलिए, अगर सियासत में, तो खैर से अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तो रवानगी हो गई है, जिनका तो तकरीबन ये ख्याल था कि ये माहौलियात वाले मसाइल जो हैं ये तो बकवास हैं और वो तो है ही नहीं और ये ड्रामा है। तो अब ये है कि उनके जाने के बाद बाइडेन हुकूमत आई और जब ये कोविड का सिलसिला चल रहा था तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा था कि दुनिया में लड़ाई झगड़े से हमें हटकर अब ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी के मसले हैं, जो पेंडेमिक है, कोविड का मसला है, माहौलियात के मसले हैं, इनके ऊपर पूरी दुनिया को मिलकर तवज्जो देनी चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हुई भी हैं, अभी माहौलियात के ऊपर समिट हुआ, कम से कम बाइडेन हुकूमत कह रही है कि वो चीन के साथ ताउन चाहते हैं, मगर अगर आप देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे जो दो बड़ी ताकतें हैं वो चीन है और अमेरिका है। और बाइडेन हुकूमत ने आकर ये कहने की कोशिश की कि जी हम जहाँ पर ताउन कर सकते हैं चीन के साथ हम ताउन करेंगे, जहाँ पर हमें उनके साथ मुकाबला करना है हम मुकाबला करेंगे और जहाँ लड़ाई करने की नौबत आएगी हम वो भी करेंगे। मगर अभी तक यह है कि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वो जो है वो ओवरड्राइव में है और चीन और अमेरिका की जो कशीदगी है इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर है। अब अगर फिर हम बड़े सगीर पर आ जाएं तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, क्योंकि देखिए चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक, तो हमारी तो बड़ी गहरी दोस्ती है। वो गहरी दोस्ती जो है वो बहुत सारे सालों से चीन हमारे साथ इसलिए भी दोस्ती करता था क्योंकि इंडिया के साथ चीन की जो है वो नहीं बनी, चाहे नेहरू भी सोशलिस्ट थे मगर वो कुछ ऐसी उनकी कशीदगी आपस में रही। तो फिर कलामी की माजरत मोहम्मद अली साहब, चीन की हमारे साथ दोस्ती इसलिए भी थी कि जाहिर है आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इंडिया के साथ हमारी उस तरह से नहीं है बनी हुई, लेकिन चीन तो इंडिया का भी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मतलब उनके अरबों में है ट्रेड्स दोनों ममालिक के, ऑल्दो उनका बॉर्डर्स पे मसाइल चल रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर ट्रेडिंग। बिल्कुल, और वो तो अमेरिका और चाइना भी ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ये वो पुरानी वाली कोल्ड वॉर नहीं है जो सोवियत यूनियन का एक ब्लॉक बन गया और अमेरिका का एक ब्लॉक बन गया। और वो इसीलिए है ना क्योंकि जो हमारी ग्लोबल मंडी है वो इतनी मिली जुली है कि अमेरिका और चीन की कशीदगी भी है बल्कि ट्रेड के ऊपर भी उनकी टेंशन है।
और साथ साथ ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर बहुत उनकी जो मंडियां हैं उनका आपस में लेन देन भी बहुत है, और बिल्कुल इंडिया और चीन का भी इस तरह का लेन देन है। मगर उसके बावजूद पिछले बिलखसूस 10-12 सालों में हम देख रहे हैं, आपने भी पहले वो क्वाड का जिक्र किया, तो अमेरिका ये कोशिश तो कर रहा है ना कि वो इंडिया के साथ, इंडिया को सबसे बड़ी जमहूरियत समझ कर और अमेरिका जमहूरियत का पहरेदार जो है, तो वो एक तरफ जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो गहरी होती जा रही है। अब पाकिस्तान में भी ये कुछ एहसास है कि वो इन दोनों के साथ मियाना रवि के साथ ताल्लुकात रखे, मगर इस वक्त जो है वो कशीदगी जो है वो हावी है ताउन से। काबुल पे आते हैं हम, काबुल इज अनदर चैप्टर। अभी काबुल पे आते हैं हम, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद नाजरीन आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। अफ़गानिस्तान तक सर हम पहुँचे थे, सो कमिंग बैक टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान, वहाँ पर आपने क्या देखा और उसके बाद अब किस तरह से शेप अप होगा सारा मामला पॉलिटिक्स का फॉर देम? देखिए जी, वाशिंगटन डीसी के अंदर तो काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि उनको एक तो पिछले 20 साल में जितने पैसे गर्क हुए अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर जो अब सूरत हाल है, तो उसका गुस्सा वो मुख्तलिफ जगहों पर निकाल रहे हैं। अपने अंदर भी मेरा ख्याल है काफ़ी जानबीन हो रही है कि भाई क्या हुआ और हमने क्या किया पिछले 20 सालों में, और जो हम चीज़ करने गए थे, मतलब वो काबुल को उन्होंने पेरिस तो नहीं बनाना था, ना ही उनका वो इरादा था और ना ही बनाया। मगर ये है कि जो उनके खदशात थे अलकायदा के हवाले से, तो अब अलकायदा एक वो जो इराक में खला पैदा हो गई जिसमें इस्लामिक स्टेट ग्रुप बन गया, तो वो पहले लवांट था, फिर लवांट से वो खुरासान आ गया जो बरे सगीर का इस्लामिक स्टेट ग्रुप है। तो अब ये है कि वो जो खदशात हैं वो अफ़गानिस्तान में अभी तक मौजूद हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखिए कि जो अब तालिबान तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बल्कि तालिबान का जो रवैया भी है वो भी एक तरह से समझ आता है कि बाहर जो एनालिस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो अब देखिए तालिबान कतर में काफ़ी उन्होंने पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन किया, मगर जो उन्होंने एक केयर टेकर सेटअप बनाया है वो उसमें ज़्यादातर पश्तून हैं और आदमी हैं सारे, तो वो भी जो है वो एक उनको भी ये खदशा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो है अब वो ये कह रहा है कि जी तालिबान बिक गए हैं और वो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, और क्योंकि वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान हुकूमत को और वहाँ से लोगों को अपनी तरफ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हालात हैं इनका जो असर है वो पाकिस्तान पर भी हमें नज़र आना शुरू हो गया है, वो चीन में भी नज़र आ रहा है, वो आपको जो है मिडिल ईस्ट के अंदर भी उसके असरात आ सकते हैं और अमेरिका तक भी वो बात जा सकती है। मगर मसला सिर्फ ये है कि हालांकि सारे ममालिक इसके ऊपर अग्री करते हैं, मगर इसी के ऊपर अग्री करते हैं और फिर जो बाकी इसके अंदर खदशात हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ अपनी लड़ाई झगड़े वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जिस तरह शिनजियांग का जो ग्रुप है ETIM, ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाला ग्रुप, अमेरिका ने उसको पोम्पियो जब ट्रंप की हुकूमत थी तो पोम्पियो साहब ने कहा कि ये तो अब टेररिस्ट ग्रुप है ही नहीं, अपनी लिस्ट से हटा दो। हमें बलूचिस्तान का फिक्र है, इंडिया को कश्मीर का है कि जी वहां पर मदाखलत होगी। लेकिन सर हमें एक और फिक्र भी है, हमें ये फिक्र भी है कि UAE इसराइल के बड़े करीब जा रहा है, अब हमें इसकी भी फिक्र है, होनी चाहिए हमें फिक्र। अब आप ये देखिए कि हम तो अरब ममालिक को अपना बड़ा हम समझते हैं दोस्त, तो आप ये देख लीजिए अब UAE का इंडिया और मोदी साहब के साथ बिलखसूस क्या रवैया है।
तो ये देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि या सऊदी अरब ने फ्रांस के वजीर आजम को वेलकम किया था, हमारे यहाँ क्या हो रहा था फ्रेंच के हवाले से और वहाँ पर क्या हो रहा था, ये भी एक है डिफरेंस। हाँ ये है। और अब देखिए हम हमें अंदर भी झांकना कुछ चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा फिक्र होता है कि जी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मगर आप देखिए कि हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। और अब दूसरों के साथ भी हमने सियालकोट में देखिए ना अब क्या करना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो हम एक माशी ताकत बनना चाहते हैं, तो अब देखिए कि सियालकोट वैसे पहले चाइल्ड लेबर का वहाँ पर खदशा था, तो अब ये मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है जो वहाँ पर, क्योंकि ये एक वाकया जब वो इंटरनेशनल प्रेस में आना शुरू हो जाता है, तो हम इंडिया के को कह रहे थे कि जी इंडिया के अंदर देखिए मुसलमानों के साथ इंतहा पसंदी है, बिल्कुल और इंतहा पसंदी, तो हमें अपने गिरबान के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब। नाजरीन, हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रीकैप किया ऑफ ऑल द मेजर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ 2021। दुनिया में क्या क्या हुआ और किस किस खित्ते में कैसे कैसे वो सब मामलात हुए, ये हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ रहिए, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तानी हुकूमत ने पहली बार मुल्क में भंग की काश्तकारी के लिए कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली है और कहा जा रहा है कि 5 साल बाद यानी 2026 तक भंग $1 बिलियन तक की मार्केट बन जाएगी। जब भंग की काश्त के मंसूबे का ऐलान हुआ तो इस मंसूबे का मजाक उड़ाया गया, लोगों ने इसे बड़े मनफी अंदाज में लिया, लेकिन दुनिया इस पर अरसे से काम कर रही थी। दुनिया में भंग से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान का काश्तकारी का मंसूबा क्या है, कितना फ़ायदेमंद होगा और ये भंग पॉलिसी है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर उमर हबीब साहब मौजूद हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है, इस पे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर लिया है, काश्तकारी उसकी स्टार्ट हो गई है, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये भंग पॉलिसी है क्या और पाकिस्तान को फ़ायदा कितना होगा इससे। देखिए, ये एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हमने इसको इनिशिएट किया था PCSIR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से। फौज साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, तो ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया और उसका जो पायलट पहली प्रोडक्शन थी वो एरिड यूनिवर्सिटी हमारी अपनी फैसिलिटी पे हम रवात में कर रहे हैं। उसी चीज़ को फिर आगे लेके जैसे जैसे हम उसमें सक्सेसफुल हुए, हम अपनी पहली क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो कर चुके हैं। अच्छा। और उसका भी चंद दिनों पहले उसकी हार्वेस्टिंग का इफ्तिताह जो है हमारे मौजूदा मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने किया। तो वो अब क्योंकि एक सक्सेस हमें नज़र आ रही थी, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए गवर्नमेंट अब हेम्प पॉलिसी बना के उसको जल्द ही अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा। तो उस पॉलिसी में फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया जो नेगेटिव पहलू आज तक आपके सामने आते रहे हैं भंग के हवाले से। ध्यान ना दें, उस पे ध्यान ना दें, वो तो लोगों ने बोलना होता है, लोगों का काम है कहना। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में बड़ी क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रही है कि जिस मकसद के लिए या जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम उसको ग्रो करने जा रहे हैं, हम उन पे फोकस होकर काम कर सकें। तो इसको कंट्रोल करने का भी कोई मैकेनिज्म है कि जो काश्तकारी हो रही है, मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए या पेंट में इस्तेमाल करने के लिए या कागज़ बनाने के लिए, तो मैं इसको उसी जगह पर इस्तेमाल करूं, ये कहीं लोगों को नशा कराने के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो? जी डेफिनेटली। इसमें एक तो जो सबसे पहला इसमें सेगमेंट वो हमारा वैराइटल सिलेक्शन का था। हमारे पास कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ पे इस सारी चीज़ को करने का मकसद भी ये था कि हम उन वैराइटीज़ को सिलेक्ट कर लें कि जो नशावर नहीं है। किसान को जो वैराइटीज़ दी जाएंगी या उस पर जो लाइसेंसिंग होगी, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर लाइसेंस इशू करेगी और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में फिर ANF शामिल है। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी ANF के वॉच एंड वार्ड में होंगी और इसकी ट्रांसपोर्टेशन या इसके जो एक्सट्रैक्शन के मैकेनिज्म है वो सारे भी प्रॉपर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको मैनेज करेंगी। ठीक है, तो इसकी काश्तकारी कॉस्टली कितनी है या सस्ती है, आराम से कोई भी शख्स इसको लगा सकता है, और फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ किन किन इंडस्ट्रीज़ में पाकिस्तान करेगा, ये भी ज़रा बताइएगा। इसमें दो तरह की मेजर वैराइटीज़ या दो तरह की आप कह लें कि इंडस्ट्री में ये काम आएगा। एक हम मेडिसिनल हेम्प उसको कहते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल हेम्प है। सही है। मेडिसिनल हेम्प से मेनली CBD ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। CBD ऑयल आपका बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जो टर्शरी एलिमेंट्स में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस के,
उन पेशेंट्स के लिए ये एक आप कह लें कि दूसरी ज़िंदगी की नवीद होगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, कोई 45 के करीब ममालिक हैं जहाँ पे इसको लीगलाइज़ किया जा चुका है और ये इस वक्त भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के तौर पे वर्ल्ड में मौजूद है। अगर हम इसमें अपना शेयर डालते हैं तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो जो मेडिसिनल हेम्प है इसकी काश्त एक हद तक आप कह लें कि कॉस्टली भी है, क्योंकि इसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाएगा और इसकी हर चीज़ को मतलब डे 1 से लेकर डे लास्ट तक हम मॉनिटर करेंगे, to maintain the quality also. यस यस श्योर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास फिर इंडस्ट्रियल हेम्प आ जाती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल हेम्प आप ओपन फील्ड में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। वो बेसिकली फाइबर के लिए इस्तेमाल होगी, उसके स्टेम से फाइबर लिया जाएगा, वो फाइबर आपकी क्लॉथ मेकिंग में आएगा और डेफिनेटली वो जो इस वक्त हमारी कॉटन इंडस्ट्री पे लोड है वो उस लोड को कम करेगा, क्योंकि ये फाइबर कॉटन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। सही है, लेकिन हम क्या इसको फिर इसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे या बाकी इंडस्ट्रीज़ में, जिस तरह दुनिया में पेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है जो हम घरों पे पेंट करते हैं, फिर कागज़ के बनाने में, मेडिसिन का आपने बताया इसी तरह मुख्तलिफ और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हेम्प इस्तेमाल होता है। इसमें अगर हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 5000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो इससे हासिल की जा सकती हैं। हेम्प का सीड जो है वो सुपर सीड के तौर पे इस्तेमाल होता है, आप उसको कॉमन डाइट में ले सकते हैं, प्रोटीन रिच है, उसमें किसी किस्म का कोई नशे का अंसर शामिल नहीं होता। कोई भी हेम्प का सीड जो है वो प्रोटीन रिच फूड के तौर पे लिया जा सकता है। उसका हेम्प सीड ऑयल जो है वो आपके वेजिटेबल ऑयल के तौर पे यूज़ हो सकता है। अदर देन दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट, उसमें रूट है, आपके लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, जितने भी इस प्लांट के हिस्से हैं वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बनाने में आगे काम आएंगे। अच्छा, और दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसकी मेडिसिन है या फिर इंडस्ट्रियल हेम्प है जो दुनिया वाले जिसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेडिसिन के हवाले से अगर देखें तो CBD की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर ऑयल की प्राइस $2000 तक फ्लोट कर रही है। अप्स एंड डाउन्स मतलब उसमें आते हैं, लेकिन 10% अगर आप प्लस माइनस कर लें $2000 पर लीटर CBD ऑयल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट या मेजर आप कह लें कि मनी मेकिंग है वो तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में है। लेकिन USA और कनाडा इस वक्त लीडिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खैर काफ़ी हद तक, बाकी फिर यूरोपियन बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी उसमें शामिल है जहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स आपको शेल्फ पे भी मिलेंगी, जो कि CBD ऑयल के हवाले से टॉपिकल पेन किलर्स या इंजेक्शन के लिए जो पेन किलिंग एलिमेंट्स के तौर पे ये आपको शेल्फ प्रोडक्ट के तौर पे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में मिलती हैं। तो इस वक्त ज़्यादा जो फोकस है या ज़्यादा वर्क है ओवरऑल वर्ल्ड में वो मेडिसिनल हेम्प पे है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल हेम्प इक्वली जो है वो डील किया जाता है। अच्छा, और ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में क्योंकि ये पौधा खुदरौ भी है, हम अक्सर देखते हैं हमारी गलियात की तरफ जाएं तो ये उगा हुआ होता है। अब जाहिर है वो डिफरेंट वैरायटी होगी, आप लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में अब उगाना शुरू हुए हैं, काश्त करें, वो डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, उसका इस्तेमाल फिर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारी अपनी आप देख लें हमारी इंडस्ट्रीज़ का एक लिमिटेड उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। तो अगर हम इसकी मास स्केल प्रोडक्शन पे जाते हैं, जैसे कि प्लान है ऑलरेडी कि जैसे ही आपकी हेम्प पॉलिसी डेवलप हो जाएगी, उसको रेगुलेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान है कि इनिशियली 100 लाइसेंसेस इशू किए जाएंगे मुख्तलिफ फार्मर्स को। तो जब एक दफ़ा हमारे पास बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हम सिर्फ फिर वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं रहेंगे, वी विल गो फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल। और एक्सपोर्ट में आपके लिए एक मेजर रेवेन्यू एग्रीकल्चरल और मतलब एक आप कह लें कि ये नॉट लाइक अ जोक, बट इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल जितनी भी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं इसका टर्नओवर उन सब से कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर उमर हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हुकूमत की नेशनल भंग पॉलिसी तैयार है और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम अगर इसको हम सही तरीके से आगे लेकर चलें। ये तो थी जी भंग की बात। अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं स्किन के हवाले से। एजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो लोगों को एज ग्रेसफुली, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी एज को एक्सेप्ट करना सीखें और एज ग्रेसफुली, लेकिन कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एजिंग के साथ। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ढलक जाती है, सैगिंग उसको हम मेडिकल टर्म्स में इंग्लिश में बोलते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है डॉक्टर साहबा। एजिंग होनी है बिल्कुल, और ये सबकी होनी है बिल्कुल। दिस इज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस। बिल्कुल। एजिंग ग्रेसफुली कैसे करते हैं? वेल, एज ग्रेसफुली में तो इट्स अ वेरी वाइडर टर्म। उसके अंदर तो स्किन के हवाले से अगर हम स्किन के हवाले से भी आपका उठना बैठना पहनना ओढ़ना एंड हाउ यू कीप योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और स्किन के स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी तो जो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एजिंग को लेके, एज इफ़ यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर एंड यू स्टार्ट लूजिंग योर आईब्रोज, योर हेयर टर्न्स ग्रे, आपका झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपको फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस की वजह से बोन आपका पीछे फैट लॉस भी हो रहा है, बोन भी पीछे जा रहा है, यू नो हैविंग योर स्किन गोइंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी पुल एंड ऑल। तो एज ग्रेसफुली का मामला ये है कि अगर इफ़ यू कीपिंग योर स्किन हेल्दी एंड नाइस एंड टेकिंग गुड केयर योर स्किन, आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन एज ग्रेसफुली। बिल्कुल सही है। एज ग्रेसफुली का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि व्हेन यू टर्निंग 50 एंड यू स्टिल लुक लाइक 50 एंड यू फील लाइक व्हेन यू टर्निंग 50 एंड यू स्टिल लुक लाइक 35 एंड स्टिल कैन फील द एनर्जी ऑफ 35 एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ 35, दैट मीन्स यू आर एजिंग ग्रेसफुली। बिल्कुल सही है। वंस यू आर हैप्पी विद इट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू अब एजिंग फेस को अफेक्ट सबसे पहले एग्जैक्टली एजिंग फेस को ऐसे अफेक्ट करती है कि देखें एक स्किन जो है ना वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। जैसे किडनीज है वो अंदर पड़े हुए हैं, लिवर अंदर पड़ा हुआ है। स्किन ऐसा है कि अंदर से कुछ गलत हो तब भी स्किन को अफेक्ट करता है और बाहर से भी सारी सीजनल वेरिएशन एंड स्ट्रेस एंड आपका एनवायरनमेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जो एजिंग को प्रिवेंट भी कर सकती हैं, जैसे अवॉइडिंग योर स्किन ऑफ एक्सट्रीम सनलाइट, धूप से जाने से गुरेज करें, और उल्ट पुल्ट किस्म के टोटके जो लोग करते हैं ना कि ये चीज़ लगा ली और दिस एक्सट्रैक्ट एंड दिस, उसको भी अवॉइड करें। कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड कीप्स इट प्लम्प। ठीक है, अब डिहाइड्रेटेड स्किन है, पानी नहीं पिया हुआ, झुर्रियाँ ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रही हैं एंड यू लुक टायर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। नींद का कितना है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नींद का। अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली तो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आपको हो जाएंगे और टीयर ट्रफ कैविटीज़ हो जाएंगी और आप टायर्ड लगेंगे, तो टायर्ड लगेंगे तो एजड लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जो बाकी मेजर साइंस ऑफ एजिंग है जिसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन सैगिंग आ जाती है, ओपन पोर्स आ जाते हैं, टीयर ट्रफ आ जाता है, छाइयाँ भी एजिंग के साथ आ जाती हैं, रिसीडिंग हेयर लाइन्स आ जाती हैं। आजकल तो इतने एक्सेलेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं दैट इफ़ यू स्टार्ट हैविंग देम एट द राइट टाइम, वो कहते हैं राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम विद द राइट डॉक्टर विद द राइट पेशेंट हेल्प्स एट बेस्ट। तो अगर आप अपना सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे कराते हैं तो आप एज नहीं करते, एज इफ़ आपको 30 ईयर्स शुरू हुए हैं और आपने डेवलप कर लिए रिंकल्स। There's a treatment called Botox. It's one excellent discovery in the world. Well, I find it the most excellent thing because आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ एज दिखाती है वो आपके माथे पे पर ही झुर्रियाँ हैं। अगर आप 30 साल के भी हैं और आपको झुर्रियाँ पड़ रही हैं और अगर आप करा लें डेफिनेटली, अच्छा, आई मीन आई फाइंड नो रीज़न, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, बिकॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो क्योंकि लोग ये कहते हैं ना, और माएँ भी हमारी ये कहती हैं, वो घबराती हैं कि कहीं चेहरे को कुछ कर ना दे कोई, या गलती ना हो जाए या कुछ, तो वो ये कहती हैं कि जब 40 के हो जाओगे या 45 के हो जाओगे तो तब उस तरफ चले जाना, अभी शुरू में क्या जरूरत, अभी तो जवान हो। तब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, सो इफ़ यू हैव रिंकल्स माइल्ड मॉडरेट एंड जो आपका स्टैटिक रिंकल डीप लाइंस हैं, माइल्ड और मॉडरेट के ऊपर, और जो माइनर आपकी रिंकल्स हैं, डायनामिक लाइंस आ रही है, आपने माथा चढ़ाए, लाइनें आना शुरू हो गई हैं, गेट देम फिक्स देयर एंड देन। ठीक है, तो करेक्शन क्या है हमारे पास? करेक्शन इज बोटॉक्स, ताकि आप माइल्ड टू मॉडरेट के ऊपर आप जब फिक्स करते हैं तो फिर आप सिवियर के ऊपर जंप नहीं करते। ठीक है, फिर देन यू कीप इट देयर। डायनामिक, हाँ, डायनामिक लाइंस कहते हैं, आपने माथा चढ़ाया, आपको लाइन पड़ गई, आपने बोटॉक्स लगाया, उसको फिक्स कर दिया, लाइन नहीं पड़ी, खत्म हो गई, लाइन पड़नी नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फ़ैट लॉस हो गया, आपने फ़ैट लॉस कर रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइजेस को डेफिनेटली कीप एक्सरसाइज द वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एक्सरसाइज से आपका मूड अच्छा रहता है, आप एनर्जाइज रहते हैं, आपके मसल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव रहती है। सो हायर वेस्कुलैरिटी कीप्स योर कोलेजन बूस्टेड, कीप्स योर स्किन एनर्जाइज्ड, ब्राइटर लुकिंग, बेटर लुकिंग। तो एक तो वॉल्यूमाइज रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, मसल एक्सरसाइज होंगी, मसल स्ट्रेंथनड होंगे तो वो लैग्जिटीज़ नहीं आएंगी, यानी लटक नहीं जाएगा।
ठीक है। अदर थिंग इफ़ यू स्टिल हैविंग द फैट लॉस थिंग, जैसे लोग देखते हैं, आप एज के साथ देखते हैं कि यहाँ से फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया एंड चीक गोइंग फ्लैटर, and then you see the lips going down, ठीक है, because all of your skin goes like this, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना इज़ वेरी इजी आजकल, और मुझे लगता है कि ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज द कॉन्फिडेंस यू कैरी इज़ एक्चुअली द परसेप्शन यू वांट टू गिव टू अदर whoever is looking at you। बिल्कुल सही है। तो you know get your लेकिन आप इससे तो अग्री नहीं करती? कुछ लोग ये कहते हैं, हमने अक्सर एक्ट्रेसेस वगैरह के हवाले से सुना है कि वो ये कहते हैं कि देखो इन्होंने इतना बोटॉक्स कराया हुआ है कि चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है। Well, I'll agree, मुस्कुराना या गुस्सा करना है या वो तो I'll definitely agree, because कोई भी चीज़ ज़्यादती में won't look good, ठीक है। एज ग्रेसफुली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस एज पे क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एंड एटलीस्ट हाउ शुड यू लुक, ठीक है। आई मीन वेल आई थिंक एस्थेटिक्स का जो एक ट्रेंड है ना, जो दुनिया के नज़रिए में है, वो ये कि यू नो द विची आईब्रोज, द 2 आईब्रोज लिफ्टेड, एंड यू नो द टिप ऑफ द नोज लिफ्टेड, एंड बिग 2 lips and big 2 cheeks here, ठीक है। I mean I'll disagree with this sort of concept, because beauty isn't one standard term। अपने ही चेहरे को enhance करें। It is basically enhancing your own features, so what will suit you will look beautiful on you। ठीक है, तो हर एक के लिए कस्टमाइज प्लान होगा आपका, अगर definitely I'll prefer doing that। ये नहीं है मुझे एंजेलिना जोली बनना है। Yeah, because I think एंजेलिना जोली को वो सूट करता है जो उसको सूट करता है, and you know this might not suit you। बिल्कुल, तो every face आप अपनी एंजेलिना जोली हैं actually। Yes, so be confident in yourself, enhance your own features and look where there's a margin of improvement, कहाँ पे आप बेहतरी ला सकते हैं। But there are standard things, जैसे झुर्रियाँ ख़त्म करना है, should be treated, because आप अगर 30 साल में झुर्रियाँ ट्रीट नहीं करते हैं तो 40 साल में आपको झुर्रियाँ ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स भी चाहिए, और फिर रिसर्फेसिंग ट्रीटमेंट्स एंड यू नो माइक्रोनीडलिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मनी, जो कि आप बिल्कुल सही प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप हमारी स्क्रीन पे छोटा सा देख सकते हैं साइड पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीब से खिताब करें, आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।